मरहबा अर्कदाशलेरिम। क्या बोला मैंने? सोच रहे होंगे आप लोग। इसका मतलब टर्किश लैंग्वेज में होता है हेलो फ्रेंड्स। इतने दिन से लॉकडाउन चल रहा है और समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो सोचा थोड़ा सा कुछ कोर्सेज कर ली जाए, थोड़ी सी हॉबीज़ परस्यू कर ली जाए। हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते एक दिन क्यूरियोसिटी हुई कि इतना सारा टर्किश इन्वेजन हुआ है, ओटोमन एम्पायर एंड एवरीथिंग, तो सोचा थोड़ी सी टर्किश सीख ली जाए। मैंने तो कुछ इस तरह से अपना लॉकडाउन का टाइम थोड़ा सा अपना पास किया है। आप सब ने क्या किया है ज़रूर मुझे बताइएगा। अब ये लॉकडाउन, ये कोरोना कोविड-19 का जो सिचुएशन है, जो हमारा चल रहा है पैंडेमिक टाइम, ये तो कुछ इस तरह ही चलने वाला है। इसी में हम नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ते हुए अब हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने आप को किस तरीके से बेटर, अपनी प्रिपरेशन को, अपने एग्ज़ाम्स के लिए हम अप टू डेट रख सकते हैं। तो हमारी कोशिश यहाँ पर ये होगी कि हम आपको सारी चीज़ों को इस तरह से पढ़ा दें कि आपको लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना लगे, आप पैनिक ना करें कि हमें कुछ रिवाइज नहीं है, हम कैसे एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। क्योंकि जिस भी दिन ये सिचुएशन से हम बाहर आएंगे, हमारे एग्ज़ाम्स तुरंत कंडक्ट होने लगेंगे। तो अब हमें टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को और क्रिस्प और सॉलिड कर लेना चाहिए, ताकि हम एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल प्रिपेयर्ड हों, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हों, हमारे कॉन्सेप्ट सारे हमारे टिप्स पर होने चाहिए, हमको कोई चीज़ भूलनी नहीं चाहिए और हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेट अस रिवाइज। इसमें हम आज हाईवे इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे। हम इसमें हर छोटे बड़े सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे हुए होंगे, और इसके बाद हम कुछ नए क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही हमारा होल्ड, हमारी ग्रिप हमारे सब्जेक्ट पे बहुत सॉलिड हो जाएगी। और इसमें क्वेश्चंस मैं ऐसे नहीं सॉल्व कराऊंगी आपको कि आपके पास क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है एंड आपको आंसर आप सोच रहे हैं, मार्क कर रहे हैं। बट इसमें हम ये भी बताएंगे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप किस तरीके से उसको अप्रोच कर सकते हैं, ताकि नेगेटिव तो अब हर एग्ज़ाम में होता है, बट हम नेगेटिव को मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम इसमें स्मार्ट गेसेस लें। हमें हर क्वेश्चन नहीं आ सकता, हमें हर टॉपिक के बारे में नहीं पता हो सकता है हम दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हो जाए। तो किस तरीके से हम स्मार्टली अपने उन आंसर्स को कर सकते हैं, हम ये वाली सारी ट्रिक्स भी इसमें इस कोर्स में सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हाईवे इंजीनियरिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन से। इस टॉपिक से देखिए वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बट कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो लगता है थोड़ा सा पहले सब्जेक्ट का ओवरव्यू पूरा हम ले लें, हम समझ लें कि ये सब्जेक्ट क्या है, ताकि फिर हम स्मूथली अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम मूव कर सकते हैं। तो ये एक आप जस्ट रिलैक्स करके बस इस पूरे लेक्चर को सुन सकते हैं। कुछ 4-5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और हो सकता है कभी इन फ्यूचर और भी कुछ नए पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे जो पूछे जा सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ साइड पे, आपका सारा फोकस स्क्रीन पे। तो चलिए लेट अस रिवाइज हाईवे इंजीनियरिंग लेक्चर 1। सो ओके, तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग is an engineering discipline branch from civil engineering that involves the planning, design, construction, operation, maintenance of roads, bridges and tunnels to ensure safe and effective transportation of people and goods. एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन में वी हैव ऑल दी 3-4 मोड्स। एक है आपका रोड, रेलवे, एयरवेज एंड वाटरवेज। बहुत फ्रीक्वेंटली जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ आर रोडवेज। हमारा मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन इज़ थ्रू रोडवेज। रोडवेज में एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आता है हमारा हाईवे इंजीनियरिंग। इसमें हम बात करते हैं कि जो भी रोड्स हम डिज़ाइन करेंगे वो हम उनकी पूरी प्लानिंग, उनकी डिज़ाइनिंग, उनका कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन। प्लानिंग में हम क्या क्या डिसाइड कर लेते हैं? प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि हमारी रोड की विड्थ कितनी होनी चाहिए, सारे कंसिडरेशन, सारे पैरामीटर्स कि हम रोड किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, हम कौन सी रोड बनाएंगे अगर हमारे पास 2 चॉइसेस गिवन हैं। फिर हम उनका डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे,
क्या हम शॉर्ट टर्म डिज़ाइन करेंगे या हम लॉन्ग टर्म डिज़ाइन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में कि हम उसका पूरा कंस्ट्रक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ऑपरेशंस की हर रोड को मेंटेनेंस हमारा लगता ही लगता है, तो हम रोड को किस तरीके से ऑपरेट करेंगे और फिर हम उनको मेंटेन करेंगे ताकि वो अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम को पूरा कर सके। देन हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, कि जब से हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि किस तरीके से रोड्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहले जो रिकॉर्डेड एविडेंसेस हमारे पास आते हैं रोड्स के वो हैं रोमन रोड्स। रोमन रोड्स अप्रॉक्सीमेटली हमारा 312 BC में बनाया गया था। उसके बाद हमारा ट्रेसगॉट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो 1764 AD के अप्रॉक्सीमेटली आया है। इसको हम फ्रेंच रोड्स भी बोलते हैं, रोमन रोड्स एंड देन फ्रेंच रोड्स। फिर हमारे पास मेटकाफ मेथड, ये हमारे लंदन के एक पर्सन थे जिन्होंने रोड को डिज़ाइन किया। ये ब्लाइंड थे इसलिए इनका बहुत ज़्यादा वर्क रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट स्टिल इन्होंने भी एक मेथड डिज़ाइन किया था जिसको बोलते हैं हम क्या, मेटकाफ मेथड। ये हमारे 18th सेंचुरी में आए थे। इसके बाद आया हमारा टेलफोर्ड मेथड अर्ली 19th सेंचुरी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो आज भी इंडिया में जो रोड्स अवेलेबल हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रोड्स अवेलेबल थी और उनको मॉडिफिकेशंस किए गए हैं वो सारे क्या है, हमारे मैकडम मेथड। आप बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते होंगे वाटर बाउंड मैकडम, तो ये उसी का है। देन हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं रोमन रोड्स का। रोमन रोड्स के स्पेसिफिक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं कि दीज रोड्स वर स्ट्रेट थ्रू आउट, मतलब कोई भी ग्रेडियंट आए, ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, राइज एंड फॉल। तो चाहे कैसा भी ग्रेडियंट आए, कुछ भी हो, ये रोड्स क्या करते थे रोमन रोड्स में, सबसे पहले ये जैसे हमारा सॉइल का सबग्रेड, मतलब जो लेवल टॉप सरफेस है हमारा सॉइल का, एंड दिस इज आर हार्ड रॉक। तो कैसा भी रोड होगा, कैसा भी उसके ऊपर हमारी अर्थ प्रेजेंट होगी, पूरा का पूरा ये डिग किया जाएगा। एंड इस पूरे को पूरे डिग करने के बाद जब तक आपको रॉक्स नहीं मिलेंगे, हार्ड स्ट्रैटम नहीं मिलेगा, तब तक ये रोड बनाई नहीं जाती थी। तो सबसे पहले इसमें क्या बनाया जाता था, हार्ड स्ट्रैटम, पूरा रॉक की जब हमारे पास सॉलिड बेड हमको जब मिल जाता था उसके बाद वो जो हार्ड स्ट्रैटम उसके ऊपर हम इन रोड्स को बनाते थे। तो ये रोड स्ट्रेट होती थी चाहे कैसा भी हमारा ग्रेडियंट हो, हमारा अर्थ का सरफेस हो, फीचर्स प्रेजेंट हो, कोई मतलब नहीं होता था। एंड दिस वर प्रिटी थिक, 0.75 to 0.12 मीटर। देखिए कितनी ज़्यादा थिक रोड्स बनाते हैं। और आपको आज की रोड्स के डायमेंशन तो पता ही होंगे ना, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर टोटल थिकनेस होती है हमारे पेवमेंट की। तो कंपेयर कीजिए 0.75 to 1.2 मीटर से आप कितना हमने उसको रिड्यूस कर लिया। क्यों? क्योंकि एक साइंटिफिक मेथड नहीं था इसमें, इनको जो समझ आया तब कि हमारे जो एनिमल ड्रॉन व्हीकल हैं उसमें जितना लोड रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र करना होगा तो उसके लिए जिस तरह की रोड्स की ज़रूरत होंगी तो उन्होंने वैसा रोड इसमें डिज़ाइन किया। तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था क्योंकि आप इतनी सारी अर्थ के लिए एक्सकवेशन कर रहे हैं, फिर फिलिंग कर रहे हैं, तो दीज आर प्रिटी एक्सपेंसिव मेथड्स। और इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई जाती थी कि एनिमल ड्रॉन व्हीकल, मतलब आज की डेट में अगर हम कोई रोड बनाते हैं तो हमारा मेन क्या होता है, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, कि हमारा जो पर्पस है और हमारे पास जो बजट है उसमें जो बेस्ट ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं वो चूज़ करते हैं। तो सॉरी, तो ये रोड्स का कुछ फीचर है, देख लीजिए। इस डायग्राम में हम समझ लेते हैं कि रोमन रोड्स हमारे किस तरीके से बनते थे। तो हमारे पास सबसे पहले 10 to 20 सेंटीमीटर थिक का सबग्रेड होता है। सबग्रेड क्या होता है, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, मतलब उस लोअर मोस्ट पोर्शन को जिसके ऊपर हम अपना पूरा पेवमेंट को डिज़ाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सबग्रेड। सबग्रेड हमारा कॉम्पैक्टेड सॉइल होता है। जब हम सॉइल को यानी कि मिट्टी को जब हम अच्छे से कॉम्पैक्ट कर देते हैं ताकि उसमें उसको एक डेंस रूप दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सबग्रेड। इसकी जो टोटल थिकनेस होती है दैट इज़ 0.75 to 1.2 मीटर्स। एंड ये देखिए, ये जो साइड में जो स्टोन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम क्या, कर्ब स्टोन। कर्ब स्टोन हमारे क्या होते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं अपनी रोड को लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो इनको क्या बोलते हैं हम, कर्ब स्टोन। इसके बाद ये रोड्स जो हमारी जो विड्थ है हमारी रोड की, दिस इज़ 2.2 to 2.5
मीटर्स। फाइन। और इसमें जो हम अंदर साइड में और नीचे हमने बड़े बड़े स्टोन्स इसमें ले कर दिए जाते हैं, उसके बाद इसमें टूटे हुए स्टोन्स, एंगुलर स्टोन्स को पूरा फिल कर दिया जाता है, कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे हम लाइम कंक्रीट का यूज़ करते हैं। तब हम हमेशा लाइम का ही यूज़ करते हैं हिस्टोरिकली। अब जितने भी स्ट्रक्चर्स देखेंगे उसमें लाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ करता था। नेक्स्ट है हमारा ट्रेसगॉट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ट्रेसगॉट हमारा, इसमें जो मेन फीचर्स है, जैसे इसको हम फ्रेंच रोड्स भी बोलते हैं, राइट। तो इसमें जो हमारा मेन फीचर था, अभी रोमन रोड्स में हमने देखा कि दे वर स्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, कोई भी ग्रेडियंट हो, कुछ भी हो, वो स्ट्रेट थे। पर ट्रेसगॉट मेथड में जो ये साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स पिक किए थे कि हमारी रोड में हमें इतनी थिकनेस की पहली बात ज़रूरत नहीं है। तो कितनी थिकनेस इन्होंने प्रोवाइड करी है? 30 सेंटीमीटर। और ड्यू कंसिडरेशन गिवन टू सबग्रेड मॉइस्चर कंडीशन एंड ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबग्रेड मॉइस्चर कंडीशन। सबग्रेड मॉइस्चर कंडीशन का क्या मतलब है? देखिए, मैंने आपको बताया सबग्रेड क्या होता है, हमारा लोअर मोस्ट लेवल ऑफ सॉरी लोअर मोस्ट लेवल ऑफ रोड। तो अभी रोड में पता है, रोड हमारी एक्सपोज होती है सारे वेदर कंडीशंस को। और हमारी मेजरली रोड्स कब ख़राब होती है? जब उसमें पानी सीप इन करता है। अब मिट्टी है, पानी आएगा तो एक्सपैंड करेगा, सूखेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो श्रिंक करेगा। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी रोड्स अच्छी चलेंगी, कितने लाइफ टाइम के लिए चलेंगी या फिर नहीं चलेंगी। तो सबग्रेड मॉइस्चर इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि हमको हमारे सबग्रेड को हम हमेशा कॉम्पैक्ट करते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर। ध्यान से सुनिएगा, किस पे कॉम्पैक्ट करते हैं हम हमेशा हमारे सबग्रेड को? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? वो वाटर कंटेंट की वैल्यू। वाटर कंटेंट क्या है? कि हम कितना पानी अपनी मिट्टी में ऐड करेंगे, तो हम उतने वाटर कंटेंट की वैल्यू जितना हमको सॉइल का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव हो सके। हमारा सॉइल मैकेनिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सॉइल की स्ट्रेंथ पूरी मेजरली डिपेंड करेगी हमारी ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट। बहुत इंपॉर्टेंट हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं ये, और इस पे ही हमारा पूरा सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें फर्दर डिपेंड करते रहते हैं। तो यही सॉइल हम रोड में भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगेन वही सारे क्राइटेरिया यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। वो सारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। बट फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सबग्रेड मॉइस्चर कंडीशन हमारी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि रोड्स हमारी ज़्यादा लोड्स को अच्छे से कैरी कर सके, डिस्पर्स कर सके, और उनमें फ्रैक्चर से मेरा मतलब है रोड्स हमारी फेल ना करें। रोड फेलियर का क्या मतलब है? जिस लोड के लिए वो डिज़ाइन की गई है उतना लोड उसके पास हमेशा हो। नेक्स्ट बात होती है ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर। अब हमेशा बारिश होगी तो हमारा कोशिश ये होता है कि कोई भी पानी अगर रोड के ऊपर रह जाएगा, सरफेस के ऊपर, वो किसी ना किसी तरीके से सीपन कर जाएगा। तो हमारे को पानी को प्रॉपरली ड्रेनेज प्रोवाइड करना है, ताकि पानी रोड पे बिल्कुल भी स्टे ना करे। ये बहुत 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ट्रेसगॉट ने अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया है। अब हम इस फिगर को देख लेते हैं थोड़ा सा, आपको दिखाई दे रहा होगा ये फिगर। इसमें देखिए ड्रेनेज के लिए क्या प्रोवाइड किया हुआ है? साइड में साइड ड्रेन। और स्लोप कितना देखिए दे रहा है? 1:45। 1:45 स्लोप का क्या मतलब है? आप अगर 45 यूनिट्स मूव करेंगे तो आपको 1 यूनिट का राइज मिलेगा। तो एक सर्टेन डायरेक्शन में हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं ताकि ड्रेनेज हमारा प्रॉपर हो सके और पानी पूरा बहकर इधर से साइड ड्रेन में कलेक्ट हो जाए। सॉरी। रोड की विड्थ देखिए कितनी है? 2.7 मीटर्स। यहाँ पे जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सबग्रेड के ऊपर लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स, जिनका थिकनेस कितना है? 17 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये जो स्लोप प्रोवाइड किया गया है, ये सेम हाइट के हमने फाउंडेशन स्टोन्स नहीं प्रोवाइड किए जैसे हमने रोमन रोड्स में दिए थे। इसमें हम हमारे स्टोन्स की थिकनेस को वैरी करा देते हैं। किस रेंज से किस रेंज के बीच में? 17 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर। अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे इस चीज़ को। और उसके बाद हम ब्रोकन स्टोन्स को भर देते हैं, जिसको यूनिफॉर्मली कॉम्पैक्ट करते हैं 8 सेंटीमीटर थिक। और इसमें हम ऊपर एक देते हैं हमारा स्लोपिंग सरफेस। और थिकनेस कितनी है रोड की? टोटल 30
सेंटीमीटर। तो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या देखना है आपको कि इसमें इन्होंने साइड ड्रेन प्रोवाइड किया है और इन्होंने शोल्डर को भी स्लोप किया है। शोल्डर क्या होता है हमारा, जो हमारा मेन पेवमेंट है उसके साइड में जो अर्दन सरफेस होता है रोड के दोनों तरफ, जहाँ पे हम फुटपाथ भी बना देते हैं या फिर हम उसको अनपेव्ड भी छोड़ देते हैं। पेव्ड एंड अनपेव्ड का क्या मतलब होता है, पेव्ड मतलब जब आप इसको स्ट्रॉन्ग लाइनिंग प्रोवाइड कर देते हैं किसी सरफेस को तो उसको बोलते हैं हम पेव्ड सरफेस, और अगर हम एज इट इज़ मिट्टी छोड़ देते हैं कॉम्पैक्ट करके तो उसको बोलते हैं हम अनपेव्ड। तो शोल्डर हमारा प्रोवाइड किया गया 1/20 का इसमें दिया हुआ है शोल्डर स्लोप, और हमारा जो सरफेस स्लोप दिया गया दैट इज़ 1/45। देखिए 1/45। ओके, इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबग्रेड को प्रिपेयर करेंगे, फिर हम बड़े बड़े फाउंडेशन स्टोन्स को लेंगे जिनको हम हैंड के द्वारा ले करेंगे। हैंड मीन्स अपने हाथ के द्वारा हम इसमें ले कर रहे हैं। इसके बाद हम इन्हीं फाउंडेशन स्टोन को जो सबसे साइड में होते हैं, जो रोड के साइड में जो प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कर्ब स्टोन बोलते हैं। फिर इन सबको हम ऊपर से ब्रेक कर देते हैं ताकि इसमें हम स्मॉल स्टोन्स को फिल कर सकें, और इनको फिर हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं 8 सेंटीमीटर थिकनेस पर, और हम इसके ऊपर टॉप व्योरिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं 5 सेंटीमीटर थिकनेस का, और शोल्डर स्लोप भी हम प्रोवाइड करते हैं कितने ड्रेनेज के लिए, 1/20। कूल। देखिए फ्रेंच रोड्स का दैट वाज अ स्केच और दिस इज़ अ डायग्राम कलर्ड। 1/20 ऊपर का देखिए 17 सेंटीमीटर एंड 2.7 मीटर वाइड हमारी रोड है। नेक्स्ट हमारे मेटकाफ कंस्ट्रक्शन, और ये ब्रिटिश रोड्स कहलाती हैं क्योंकि ये ब्लाइंड इनका बहुत ज़्यादा काम रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तो इन्होंने कुछ 290 किलोमीटर्स की रोड हमारी डिज़ाइन करी थी। नेक्स्ट इज टेलफोर्ड मेथड। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेवी फाउंडेशन स्टोन्स को यूज़ किया था अपने सॉइल सबग्रेड के ऊपर ताकि उसको फर्म रख सके। देखिए हेवी फाउंडेशन स्टोन टू कीप द रोड फाउंडेशन फर्म। और इन्होंने क्या किया था, ये जो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया है ये किसके हेल्प से प्रोवाइड किया है, बाय वैरिंग थिकनेस ऑफ फाउंडेशन स्टोन्स। तो यहाँ पे थिकनेस को वैरी कराया इन्होंने 17 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर। देखिए अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं सारे। अ लेवल सबग्रेड वाज प्रिपेयर्ड, और इसकी विड्थ कितनी रखी है हमने 9 मीटर्स। इसके पहले जो हमने ट्रेसगॉट मेथड देखा उसमें विड्थ कितनी थी रोड की 2.7 मीटर्स, उसमें शोल्डर स्लोप कितना था 1/20, और उसमें फाउंडेशन स्टोन की जो थिकनेस थी दैट हुआ 17 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर जो एंगुलर स्टोन्स को फिल किया गया था वो कितना फिल किया गया था 8 सेंटीमीटर कॉम्पैक्ट किया गया था। यहाँ पे देखिए लार्ज फाउंडेशन स्टोन 17 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर, हमने 17 सेंटीमीटर को सबसे एज में रखा है, और सेंटर की तरफ जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं हम इसके स्टोन्स की थिकनेस को वैरी करा रहे हैं। अब यहाँ पे जो थिकनेस है दैट इज़ 22 सेंटीमीटर। ओके, और जो वॉइड्स हैं हमने उसको स्मॉलर स्टोन्स एंड चिप्स से फिल कर दिया है। जो सेंट्रल पोर्शन है उसको 5.5 मीटर वाइड रखा है, और इसमें 2 लेयर्स हम एंगुलर स्टोन की यूज़ कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ट्रेसगॉट में हम क्या यूज़ कर रहे थे, एक सिंगल लेयर थी जिसको हमने 8 सेंटीमीटर कॉम्पैक्ट किया था, उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर का व्योरिंग कोर्स था। बट यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम 2 लेयर्स यूज़ कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसके बाद लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम अलग से कर्ब स्टोन्स का यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कर्ब स्टोन की जगह पे ब्रोकन स्टोन्स इन लाइम मोटार। ध्यान रखिएगा क्या यूज़ कर रहे हैं, ब्रोकन स्टोन्स इन लाइम मोटार। और यहाँ पे हमारा जो ऊपर का सरफेस है दिस इज़ 4 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल, और इसको स्लोप कितना प्रोवाइड किया हमने 1/45, और क्रॉस ड्रेन्स हम हर 90 इंटरवल के
इंटरवल पे प्रोवाइड करते हैं। क्रॉस ड्रेन्स का क्या मतलब होता है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है रोड का, जो साइड में जो ड्रेन्स प्रोवाइडेड है ताकि वाटर पूरा निकल जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस ड्रेन। तो ये हमारा रोड है, हमने साइड में 17 सेंटीमीटर का पुट किया है। इसमें हम जैसे जैसे सेंटर लाइन की तरफ मूव करेंगे, यहाँ हम 22 सेंटीमीटर का पुट करेंगे फाउंडेशन स्टोन्स, और हम सेंटर लाइन के दोनों तरफ मतलब टोटल विड्थ हम कितनी रखेंगे, 5.5 मीटर्स, और यहाँ पे हम स्लोप कितना प्रोवाइड करेंगे, 1 in 45। 2 लेयर्स यूज़ कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर का एक ग्रेवल कोर्स हम यूज़ कर रहे हैं। देख लीजिए, देखिए ब्रोकन स्टोन एंड लाइम मोटार को यूज़ कर रहे हैं हम कर्व स्टोन की जगह। थिकनेस हमारी देखिए कैसे बढ़ रही है, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। कर्व स्टोन की जगह पे क्या यूज़ किया है, ब्रोकन स्टोन एंड लाइम मोटार। फाउंडेशन स्टोन्स का विड्थ हमने वैरी कराया है, थिकनेस सॉरी 17 to 22, और एंगुलर स्टोन्स को हमने कॉम्पैक्ट किया है 2 लेयर्स में, विच इज़ 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, एंड टॉप कोर्स इज 4 सेंटीमीटर। कूल। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड, मैकेडम मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन से इसको हम साइंटिफिक मेथड क्यों बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि सबग्रेड को तो सबसे पहले हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसको कम्प्लीटली ड्रेन्ड रखना है ताकि कोई भी पानी इसमें ना रहे एक्स्ट्रा जो इसकी स्ट्रेंथ को वैरी करा सके। दूसरा, ताकि ये प्रॉपरली लोड्स को सारा ट्रांसमिट कर सके। और इन्होंने बोला कि जो बाकी सारे मेथड्स में इतने बड़े बड़े लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स यूज़ कर रहे थे, इसमें हमारे वो फाउंडेशन स्टोन्स भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या बोल रहे थे कि उतने बड़े फाउंडेशन स्टोन्स को यूज़ करने की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकन एंगुलर स्टोन। अब क्योंकि इतना साइंटिफिकली ये बता रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लोड डिस्पर्शन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। और हम एंगुलर स्टोन्स का क्या साइज़ चूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा हमको कितनी स्टेबिलिटी चाहिए अपनी रोड के लिए। और यहाँ पे जो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया था दैट इज़ 1 in 36। ओके, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। यहाँ पे मैकेडम मेथड में हमने स्लोप कितना प्रोवाइड किया है, 1 in 36। इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम सबग्रेड को प्रिपेयर करेंगे, कितने स्लोप के सन, 1 in 36। फिर हम इसमें 5 सेंटीमीटर सीफ के साइज़ पे जो स्टोन्स पास करेंगे उनकी थिकनेस को ले करेंगे, उस लेयर को ले करेंगे जिसकी थिकनेस होगी कितनी, 10 सेंटीमीटर। दिख नहीं रहा ना, ओके। तो सबसे पहले हमने सबग्रेड प्रिपेयर किया। सबग्रेड प्रिपेयर करने के लिए हमने इसमें स्लोप कितना दिया, 1 in 36। हम क्यों सबग्रेड को भी स्लोप दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि सबग्रेड को हमें कम्प्लीटली ड्रेन्ड रखना है। तो कम्प्लीटली ड्रेन्ड हम कैसे रख पाएंगे, जब हम उसमें सबग्रेड को भी हम क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करेंगे। बाकी किसी भी मेथड में सबग्रेड में स्लोप नहीं प्रोवाइड किया गया था, हमारे फाउंडेशन स्टोन्स को ले कर दिया गया था। बट यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सबग्रेड के ऊपर एक तो हम एंगुलर स्टोन्स यूज़ करेंगे इसमें ब्रोकन, दूसरा हम सबग्रेड में भी स्लोप प्रोवाइड करेंगे कितना, 1 in 36। उसके बाद जो अगली लेयर हम प्रोवाइड करेंगे वो 10 सेंटीमीटर थिकनेस की होगी और इसमें 5 सेंटीमीटर सीव क्या होता है हमारा, छन्नी। तो इसमें हम सारे अपने एंगुलर स्टोन्स को रखते हैं, एक वाइब्रेटर होता है उसमें सीविंग करते हैं, तो जितना स्टोन्स हमारा रिटेन कर जाएगा उतना हम इसमें यूज़ करेंगे। फिर सेकेंड लेयर हम इसमें प्रोवाइड करेंगे कितने की, 3.75 सेंटीमीटर, और इसकी भी थिकनेस कितनी रखेंगे, 10 सेंटीमीटर। फिर टॉप लेयर में स्टोन्स जिनका साइज़ 2 सेंटीमीटर से कम है उसका यूज़ करेंगे और उसकी थिकनेस कितनी रखेंगे, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी स्लोप कितना होगा, 1 in 36। ओके, तो इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो देखिए क्या यूज़ करें, ब्रोकन स्टोन्स पासिंग 5 सेंटीमीटर सीफ, 10 सेंटीमीटर थिक, and then compacted subgrade with slope 1 in 36.
एंड देन ब्रोकन स्टोन्स पासिंग 5 सेंटीमीटर सीव। फिर टॉप लेयर के लिए हमने आपको बोला था कि जो साइज़ 2 सेंटीमीटर से छोटा होगा वो यूज़ करेंगे, तो क्या यूज़ करें 1.9 सेंटीमीटर का सीव, और उसकी थिकनेस कितनी लेकर है 5 सेंटीमीटर। फिर एक और सीव हमने यूज़ किया था 3.75 सेंटीमीटर, तो जो स्टोन्स इस सीव को पास कर जाएंगे उसकी थिकनेस लेयर 10 सेंटीमीटर हम इसमें ले कर देंगे, तो टोटल थिकनेस कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं, देखिए ट्रेसगॉट, टेलफोर्ड एंड मैकेडम। ट्रेसगॉट में हमने 17 सेंटीमीटर थिक हमारे फाउंडेशन स्टोन्स हैं, टेलफोर्ड में 17 से 22 तक वारी कर रहे हैं, और मैकेडम में तो हमने स्टोन्स की जगह पे क्या यूज़ किया, एंगुलर स्टोन्स, और एंगुलर स्टोन्स की अलग अलग लेयर्स हमने इसमें प्रोवाइड करी हैं। तीनों में ही हमने क्रॉस ड्रेन को प्रोवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बता ही दिया था कि हमको कितना, ट्रेसगॉट ने हमें बता ही दिया था कि सब ग्रेड इज़ इम्पॉर्टेंट और हमको क्रॉस ड्रेन्स प्रोवाइड करने हैं, तो उसके बाद के जितने मेथड्स आए हैं सब में क्रॉस ड्रेन्स हमारा प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं कि ये तो हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरीके से रोड्स हमारी डेवलप हो रही थी, बट उसके बाद इंडिया में किस तरीके से रोड का डेवलपमेंट पूरा कैरी आउट किया गया है। तो इंडिया में मेजर जो रोड वर्क का काम स्टार्ट हुआ है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे स्टार्ट किया गया है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब उनको लगा कि उनके व्हीकल्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, उनको वहाँ पे हेल्प नहीं पहुँच पा रही है, तो फिर उन्होंने ध्यान देना ज़्यादा शुरू किया कि अब इंडिया में भी रोड्स का काम स्टार्ट होगा। तो जब ऑल ओवर द वर्ल्ड मैकेडम मेथड यूज़ हो रहा था, तो इंडिया में भी मैकेडम मेथड ही यूज़ किया गया। अब मैकेडम मेथड जो इंडिया में यूज़ किया गया था दैट वाज नोन एज वाटर बाउंड मैकेडम। वाटर बाउंड मैकेडम क्या होता है, वाटर बाउंड मैकेडम। मैकेडम का तो वही साइंटिफिक है कि वो किस तरीके से लेयर्स को बनाना है। इसमें हम वाटर की हेल्प से हम अपना पूरा, वाटर इज़ यूज एज एन कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसकी हेल्प से हम हमारा पूरा लेयर्स को कॉम्पैक्ट करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं। तो इसके संग क्या प्रॉब्लम होता है वाटर बाउंड मैकेडम के संग, कि जब और इंडिया में किस तरह का ट्रैफिक मूव करता था, दो तरह का ट्रैफिक था, मिक्स ट्रैफिक था इंडिया का। एक तो यहाँ पे एनिमल ड्रॉन व्हीकल थे, कार्ट्स चलते थे हमारे, दूसरे थे कि स्टील टायर्ड व्हीकल्स थे। तो दोनों में क्या होता था, जब स्टील टायर्ड व्हीकल्स मूव करते थे तो वो स्पीड के संग मूव करते थे, तो गर्मियों में बहुत धूल उड़ती थी जिसकी वजह से डस्ट फॉर्मेशन होता था। बारिश में वही डस्ट मिट्टी बन जाती थी, मतलब कीचड़ बन जाता था। तो एक बार डस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, एक बार मड फॉर्मेशन हो रहा है, और इसकी वजह से क्या होता था, हमारी रोड्स जल्दी जल्दी डिट्रॉइट होने लगती थी, मतलब ख़राब होने लगती थी। तो सोचा गया कि किस तरीके से हम रोड को अच्छा कर सकते हैं। तो 1927 में हमने कमेटी फॉर्म की गई है। इस कमेटी तो एक कमेटी फॉर्म की गई एम.आर. जयकर के अंडर, ये चेयरमैन थे इस कमेटी के 1927 में। याद रखिएगा ये डेट, कभी कमेटी फॉर्म हुई है 1927 में, और इसने रिपोर्ट कब दी है 1928 में। अब इस कमेटी ने कुछ इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए थे। वो क्या इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे, कि रोड डेवलपमेंट को नेशनल इंटरेस्ट की तरह कंसिडर किया जाना चाहिए। एक हमें रोड फंड बनाना चाहिए जिसका नाम रखा था सेंट्रल रोड फंड, और जितने भी व्हीकल्स मूव करते हैं जो पेट्रोल से चल रहे थे तो उन पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चाहिए, जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रही। पर जब ये बनाया गया था तो 2.64 पैसा पर लीटर लिया जाता था, और आज की डेट में दिस इज़ ₹2 पर लीटर। फिर थर्ड रिकमेंडेशन था एक सेमी ऑफिशियल बॉडी बनाने के लिए। एक सेमी ऑफिशियल बॉडी बनाने के लिए जो सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी, जिसके पास सारा टेक्निकल नो हाउ होगा, वो सारे वर्ल्ड में देखेगा कि किस तरीके से रोड डेवलपमेंट का काम हो रहा है और इंडिया में उस तरीके से रोड्स को डेवलप किया जाएगा।
तो इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस बॉडी का क्या नाम रखा गया था? आईआरसी। आईआरसी आपको पता है, इंडियन रोड कांग्रेस। हमको इसमें डेट्स याद रखनी है। दिस इज़ 1934। सेंट्रल रोड फंड हमारा कब बना है? 1929। फिर हमारा बनाया गया था एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1950 में। ये एक लैब है हमारी सीएसआईआर की। फिर हमारा नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन था इसमें, दैट वाज मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939। इसको क्यों बनाया गया था? ताकि हम सारे ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकें। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम शुरू किया गया, दैट वाज फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान 1943 से 63। तो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, वो कॉन्फ्रेंस नागपुर में थी, इसलिए इसका नाम रखा गया नागपुर में। और यहीं पे डिसाइड किया गया कि रोड के डेवलपमेंट को हम एक नेशनल इंटरेस्ट की तरह लेंगे, और यहाँ पे अब हमारी रोड्स 20 ईयर के प्लान के अकॉर्डिंग चलेगी। कुछ टारगेट्स रखे गए जो अचीव करने थे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट टारगेट था, दैट वाज कि एक तो इसका नाम याद रखिएगा, नागपुर रोड प्लान। इसका टाइम फ्रेम क्या था? 1943 से 63। और इसमें टारगेट रोड लेंथ कितनी अचीव करनी थी? 5,32,700 किलोमीटर्स बाय द एंड ऑफ 1961। इसमें रोड डेंसिटी कितनी रखी गई थी? 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। रोड डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि सपोज़ ये आपका एक एरिया है, ठीक है, तो इस 100 किलोमीटर, दैट मीन्स 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, तो ये जो एरिया है हमारा, ये कितना हो गया? 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रोड लेंथ होनी चाहिए, कम से कम 16 किलोमीटर की लेंथ हमको इतने एरिया में मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बिल्कुल भी रोड्स नहीं थी। तो दिस वाज अ टारगेट जो रखा गया था कि हम रोड्स पे इतना टारगेट अचीव करेंगे कि हर 100 किलोमीटर स्क्वायर पे हमको 16 किलोमीटर्स की रोड मिले। इसमें जो पैटर्न रोड का चूज़ किया गया था, दैट वाज स्टार एंड ग्रिड। अभी हम देखेंगे रोड के पैटर्न्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का ये पैटर्न होता है और क्या है इसमें 15% अलाउंस भी रखा गया था एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, जो अगले 20 साल में हो सकते थे। और इसमें लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक को कंसिडर किया गया था, और इसीलिए इसको सबट्रैक्ट कर दिया गया था। अब नागपुर रोड प्लान के फीचर्स देख लेते हैं। इट वाज फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान। रोड डेंसिटी कितनी थी? 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। रोड पैटर्न क्या था? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। देन क्लासिफिकेशन ऑफ रोड क्या है हमारा? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। चलिए आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहीं पे कि ये सारे रोड्स क्या होते हैं। नेशनल हाईवे हम उन रोड्स को बोलते हैं जो हमारे कंट्री के इम्पोर्टेंट सेंटर्स को पूरा एक फ्रेमवर्क की तरीके से जो कनेक्ट करेगा, जो मेजर पोर्ट्स हैं हमारे या मेजर स्टेशंस हैं हमारे, उन सब को कनेक्ट करेगा, हमारे बॉर्डर्स को कनेक्ट करेगा, हमारी स्टेट्स को जो कनेक्ट करेगा। कंप्लीट इंडिया के अगर मैप को आप देखें तो जो रोड्स आपको कनेक्ट कर रहे हैं, दे आर योर नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे को बनाने का मेन रीज़न था कि अनइंटरप्टेड आपको फ्रीट मूवमेंट हो सके। फ्रीट मूवमेंट का मतलब जो हमारे ट्रक्स हैं जो सामान लेके मूव करते हैं, तो वो अनइंटरप्टेड हो, वो सिटी के अंदर उसको आने की ज़रूरत ना पड़े, उसको डायरेक्ट बाईपास मिल जाए। देन हमारे स्टेट हाईवेज़ क्या होते हैं? स्टेट हाईवेज़ हमारे दूसरे स्टेट के दूसरे नेशनल हाईवे से अपनी स्टेट को कनेक्ट करते हैं, बाकी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स को लिंक करते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्टेट हाईवेज़। देन वी हैव मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हमारे एक सिटी के अंदर की वो मेन रोड्स होती हैं जो हमको उन स्टेट हाईवेज़ तक लेके जाती है। देन वी हैव अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में जैसे हो गई हमारे कॉलोनी की रोड्स, हमारे और रोड्स, हर सिटी में अलग अलग नाम की रोड्स होती हैं। हमारी जो मेन चौराहे हैं, हमारे जो मेन रोड्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। जो नागपुर रोड प्लान था उसमें हमने एक्सप्रेसवे को मेंशन नहीं किया गया था। देन अब
1943 में जब ये प्लान सोचा गया तो 1963 तक इसका 20 इयर्स का टाइम फ्रेम था, पर इसने अपने सारे टारगेट्स को और इन टारगेट से ज़्यादा उसने अपने आप को अचीव किया, और बिफोर 1963 ये प्लान कवर हो गया था, इसलिए 1961 में दोबारा से मीटिंग हुई। और क्योंकि हमारे जब रोड प्लान आया था तब हमारा नेशनल प्लानिंग कमीशन फॉर्म नहीं हुआ था इंडिया का, तो हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे वो शुरू नहीं हुए थे। बट हमारा जब प्लानिंग कमीशन आया और हमारे 5 ईयर प्लान शुरू हुए 1951 के बाद, तो अलग तरीके से पूरे डेवलपमेंट की बात होने लगी, और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि उसको कैसे हम मिक्स कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। देन केम अप बॉम्बे रोड कांग्रेस। तो यहाँ पे उसमें देखा था हमने नागपुर में रोड की जो लेंथ थी दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख किलोमीटर्स, इसमें जो कंसिडर की गई थी दैट वाज 10 lakhs। और यहाँ पे रूरल रोड्स को स्पेशल अटेंशन दिया गया था कि अब हमको रूरल रोड्स भी कंस्ट्रक्ट करनी है। वहाँ पे टारगेट रोड डेंसिटी कितना था, 16 किलोमीटर, यहाँ पे कितना है, इट इज़ 32 किलोमीटर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे 1600 किलोमीटर्स का एक्सप्रेस वे बनाने की भी बात हुई थी। जो हमारा बॉम्बे रोड प्लान है ये भी अपने टारगेट लेंथ को अचीव कर लिया बिफोर द टाइम फ्रेम। 1978 के अप्रॉक्स इसने कुछ 11 लाख रोड्स बना ली। हमारी टारगेट डेंसिटी जो 32 किलोमीटर रखी गई थी, इसने जो अचीव किया दैट वाज 34.8। तो ये बहुत अच्छा इसका अचीवमेंट थे अपने टारगेट से, बट रोड की क्वालिटीज़ वर नॉट गुड। तो जब रोड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जो ओवरऑल रोड्स थे हमारे वो अच्छे नहीं बने थे, तो फिर डिसाइड किया गया कि हमको एक हाईवे रिसर्च बोर्ड बनाया गया फिर इसके लिए, ताकि हम रोड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, पूरा रिसर्च एक्टिविटीज़ को थोड़ा गाइड करा जा सके और हाईवे रिसर्च को कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट किया जा सके। तो दिस was set up in 1973. Then came National Transport Policy Committee 1978. अब ये था कि ऑल ओवर इंडिया हमको एक नेशनल एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होनी चाहिए जिस पे हम ये डिसाइड कर सके कि आने वाले 10 साल में रोड का कैसा काम हमारे इंडिया में चलेगा। इसके बाद हमारा आया थर्ड रोड प्लान 1981 से 2001। अब हमने पहले देखा कि रोड्स को क्लासीफाई किस तरीके से किया गया था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और विलेज रोड्स का कॉन्सेप्ट किस में मिला हमको, बॉम्बे रोड प्लान में। थर्ड आया कि अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन को चेंज करके कर दिया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और कहा गया कि रूरल इकोनॉमी को भी हमें बूस्ट करना है, इसलिए स्मॉल टाउन्स को भी इसमें एक एसेंशियल फीचर्स की तरह रखा जाएगा, और जिस भी गांव में 500 से ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको ऑल वेदर रोड्स के संग कनेक्ट किया जाएगा। बहुत सारे तरीके की रोड्स होती हैं, उसमें एक रोड होती है ऑल वेदर रोड, मतलब जो हर मौसम में आप जिस रोड को यूज़ कर सके उनको क्या बोलते हैं, ऑल वेदर रोड्स। तो हमारे जो बॉम्बे रोड प्लान में हमारी डेंसिटी थी 32, जिसको बढ़ा के थर्ड प्लान में कितनी कर दी गई है, 82 किलोमीटर। मतलब अब हम देखेंगे कि मेजर एरिया हमने कवर कर लिया है हमारे इस टारगेट डेंसिटी से। और ये भी कहा गया है इसमें कि National highway network should be expanded to form a square grids of 100 km side so that no part of the country is more than 50 km away from national highway। तो हमारी कंट्री का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जो 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हो। तो ये टेबल हम समराइज्ड फॉर्म में जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट रोड प्लान का वेन्यू नागपुर, सेकंड का बॉम्बे, थर्ड का लखनऊ, ईयर फर्स्ट का 1943, सेकंड का 1961, थर्ड का 1981। टारगेट डेंसिटी कितना रखा है, 16, 32, 82। टारगेट रोड लेंथ 5.29, 10.57, 27.02 लाख किलोमीटर्स। आउटलेट 448 करोड़, 5200 करोड़ इसमें डिफाइन नहीं किया गया था। और रोड्स को जो क्लासीफाई किया गया था नागपुर में, इट वाज NH, SH, MDR, ODR, VR। सेकेंड में हमने एक्सप्रेस वेज को भी ऐड किया, और थर्ड में तो क्लासिफिकेशन ही चेंज हो गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन ODR एंड VR। ODR क्या होता है हमारा, अदर डिस्ट्रिक्ट
रोड्स, और वीआर होता है हमारा विलेज रोड्स। ओके, उसके बाद आया हमारा नेशनल हाईवे एक्ट। नेशनल हाईवे एक्ट का क्या मेन फीचर्स थे कि इसके पास पावर्स थे सर्टेन, जिसकी वजह से क्या कर सकता था, ये किसी भी रोड के सेक्शन को नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर सकता था। नेशनल हाईवे किसी भी रोड को डिक्लेयर कर दो तो उससे क्या फ़ायदा हो जाता है कि उसके जो डिज़ाइन कंसिडरेशंस हैं, जो क्राइटेरिया है, वो फार बेटर है हमारे स्टेट से, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चला जाता है। तो जिस भी एरिया को हमको ज़्यादा फास्ट पेस पे, रैपिड पेस पे डेवलप करना होता है, वो सारा काम हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आ जाता है। और ये एक्ट इसी का ही मॉडिफिकेशन है जो 1988 में आया। तो पहले आया नेशनल हाईवे एक्ट, और उसके बाद मॉडिफाई करके क्या आ गया हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ एक्ट 1988, जिसका काम और इसके अंडर एक बॉडी बनी NHAI, जिसने काम कब से शुरू किया हमारा 1995 से। देन हम रोड पैटर्न्स की बात किया हमने कि नागपुर में कैसा रोड पैटर्न रखा गया था, स्टार एंड ग्रिड। तो क्या क्या रोड पैटर्न्स हो सकते हैं हमारे, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड, हेक्सागोनल, मिनिमम ट्रैवल पैटर्न। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। इन दिस पैटर्न द एंटायर एरिया इज डिवाइडेड इनटू अ नेटवर्क ऑफ roads radiating from the business outwardly. In between radiating main roads, the built-up area may be planned with rectangular block. तो स्टार एंड ब्लॉक का क्या है, देखिए हम फिगर में देख लेते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये हमारा रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, एक आपका सेंट्रल बिजनेस एरिया है, और इससे हमारी सारी डिफरेंट रोड्स हमारी रेडिएट आउट हो रही हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, और सेंटर में क्योंकि रेक्टेंगुलर एरिया है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। दूसरा पैटर्न होता है हमारा रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। इसमें क्या होता है, पूरा सिटी को हम डिवाइड कर देते हैं रेक्टेंगुलर ग्रिड्स पे, सारी रोड्स एक दूसरे से आके मिलती हैं किस पे, 90 डिग्रीज पे, और बीच में हमारा क्या होता है, सेंट्रल बिजनेस एरिया। ये आपका बना हुआ है चंडीगढ़ में। रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न हमारा बना हुआ है CP कनॉट प्लेस, दिल्ली। ओके, और इस पैटर्न में क्या करते हैं, हमारा बीच का सेंट्रल एरिया होता है, रोटरी होता है, और सारी रोड्स हमारी रिंग शेप में, और इसके अंदर से हमारे रोड्स निकल रहे होते हैं। फिर है हमारा रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। आप किस तरीके से रोड्स बना रहे हैं अपने सेंट्रल एरिया से, टोटली उस पर डिपेंड करेगा कि क्या पैटर्न है। एक पैटर्न हमारा होता है हेक्सागोनल पैटर्न। अभी देखिए, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वील रीड इट आउट। द चॉइस ऑफ द पैटर्न वेरी मच डिपेंड्स ऑन द लोकेलिटी, द लेआउट ऑफ डिफरेंट टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन सेंटर्स, एंड ऑन द चॉइस ऑफ द प्लानिंग इंजीनियर। क्या कह रहा है ये कि हम किस तरह का पैटर्न चूज़ करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारी लोकेलिटी कैसी है, वहाँ पे हमारी टाउन्स, विलेजेस और हमारे जो बाकी इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं, जो मार्केट है, वो किस तरीके से लोकेट है, और वहाँ के प्लानिंग इंजीनियर को किस तरीके से अपनी सिटी को डेवलप करना है। रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न को चंडीगढ़ में बनाया गया है, बट ट्रैफिक ऑपरेशन के पॉइंट से बहुत कन्वीनियंट नहीं होता है, बहुत मोनोटोनस हो जाता है, एक ही तरह का रोड आपको दिखता है, स्ट्रेट एंड इट्स वेरी, बट इट इज़ वेरी गुड साइकोलॉजिकली कि आपको पता है कि क्या चीज़ कहाँ मिलने वाली है, क्योंकि आप गेस कर सकते हो। इवन इफ़ यू आर न्यू टू अ सिटी, इट इज़ ईजी टू नेविगेट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं समराइज टेबल में कि हमारे कैसा कैसा डेवलपमेंट कब कब हुआ है। तो जेकर कमेटी हमने बताया था 1927 में बनाया गया था, 1928 में उसकी रिपोर्ट आई। सेंट्रल रोड फंड 1929, इंडियन रोड कांग्रेस 1934, मोटर व्हीकल एक्ट 1939, फर्स्ट रोड प्लान 1943 से 1963, CRRI 1950, सेकेंड रोड ईयर प्लान 1961 से 81, थर्ड रोड ईयर प्लान हमारा 1981 से 2001, और नेशनल हाईवे एक्ट हमारा 1956। अभी देखिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन स्लाइड्स को आप गो थ्रू कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में तो आई डोंट थिंक ये पूछा जाएगा,
हर चीज़ का डेफिनेशन इसमें लिखा गया है कि किस सिंबल को किससे डिनोट किया गया है। अब हमारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे स्टार एंड ग्रिड फार्मूला, स्टार एंड ग्रिड फार्मूला हमारा नागपुर प्लान में था। तो नागपुर में हमने सबसे पहले फाइंड करते हैं नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस एमडीआर की टोटल लेंथ, जो है A+8 प्लस B/32 प्लस 1.6N प्लस 8T प्लस D-R। ए क्या है हमारा एग्रीकल्चर एरिया, B इज़ नॉन एग्रीकल्चर एरिया, N इज़ नंबर ऑफ टाउन्स जिसका पॉपुलेशन रेंज कितना है 2000 से 5000। टी है हमारा नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस विद पॉपुलेशन ओवर 5000। डी हमारा डेवलपमेंट अलाउंस 15% का जो 20 साल के लिए दिया गया। और आर है हमारा एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक लेंथ किलोमीटर में। तो आप जहाँ पे रोड बनाने जा रहे हैं तो वहाँ आपका पहले सेंसस डेटा निकालेंगे, वहाँ से आप देखेंगे कि किस टाउन की कितनी पॉपुलेशन और कितने गांव विलेजेस वहाँ पे हैं। उसके अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पे हम टोटल लेंथ ऑफ हाईवे हमारी कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल लेंथ नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी NH प्लस SH प्लस MGR। फिर हम फाइंड कर लेंगे ODR प्लस VR। तो दिस इज़ 0.32 V प्लस 0.8 Q प्लस 1.6 P प्लस 3.2 S प्लस D। V क्या हमारा नंबर ऑफ पॉपुलेशन 500 से कम, Q क्या है 500 से 1000, P क्या 1000 से 2000, S है 2000 से 5000 और D है हमारा डेवलपमेंट अलाउंस। तो इस तरीके से हम टोटल लेंथ हमारी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इसी तरह हम बॉम्बे रोड प्लान का कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसके सारे फार्मूला एंड इनकी क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। थर्ड है हमारा लखनऊ रोड प्लान। लखनऊ रोड प्लान में हमने रोड्स को क्लासीफाई किस फॉर्म में किया था, प्राइमरी रोड, सेकेंडरी रोड एंड टर्शियरी रोड। प्राइमरी रोड में क्या क्या था हमारा एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवेज़। तो हम लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे जो हमारा होता है दिस इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ अपॉन 50। ये याद रखिएगा आप कि फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, लेंथ अपॉन 50। स्टेट हाईवे की कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं L अपॉन 25 और MDR की कैलकुलेट करने के लिए वी यूज़ L अपॉन 12.5। तो देखिए क्या है 50, 25, 12.5। इसी तरीके से हम सारा ये कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी लेंथ ऑफ रोड्स। मुझे लगता है कि आपको ये पूरा आपका टॉपिक रिवाइज हो गया होगा अच्छी तरीके से। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं समझने के लिए, बट हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। इससे कुछ 4-5 क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे गए हैं, जैसे कि आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजी मतलब कौन सी रोड्स को कब बनाया गया है आपको पता होना चाहिए कि पहले मैकडम आया कि टेलफोर्ड आया कि ट्रेसगॉट आया कि रोमन रोड्स आया, तो आप इसको सीक्वेंस में अरेंज कर सकें। फिर इंडिया में जो रोड डेवलपमेंट हुआ वो किस तरीके से हुआ, इसमें कौन सा प्लान पहले आया, वो कब आया, उसकी टारगेट डेंसिटी कितनी थी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि रोड्स को क्लासिफाई किस तरीके से किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेस वे को हमने नागपुर में नहीं कंसिडर किया था, बॉम्बे में कंसिडर किया था। एंड उसके बाद तो नागपुर रोड में हमने हमारी रोड एक्सप्रेसवेज को कैलकुलेट नहीं किया गया था, कंसिडर नहीं किया गया था। उसके बाद 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे हमने बात की थी हमारे किस प्लान में, बॉम्बे प्लान में। इसी तरह जो हमारा लखनऊ रोड प्लान है तो उसमें हमने रोड्स का क्लासिफिकेशन एंटायरली चेंज कर दिया था, किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। प्राइमरी के अंदर हमारे आए थे एक्सप्रेसवेज एंड नेशनल हाईवे, बाकी हमारा सेकेंडरी में आए थे हमारा स्टेट हाईवेज MDR एंड टर्शियरी में हमारी आई थी विलेज रोड्स। तो इस तरीके से हमको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पता होने चाहिए। एक पॉइंट ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंट रोड पैटर्न्स क्या क्या कंसिडर करते हैं हम और कब किस सिचुएशन में आप किस पैटर्न को प्रेफर कर सकते हैं। वैसे तो टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करोगे, बट गिवन चॉइसेस में हम देख सकते हैं कि हमको क्या मेथड, इसमें पैटर्न हम अपनी रोड्स का चूज़ कर सकते हैं। ये सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर था, ये आपको कैसा लगा ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। और क्या आपको जो भी डाउट्स आए आप वो आराम से पूछ सकते हैं। और इसके बाद इस टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे।
थैंक यू, गुड नाइट।